मुख्य प्रायोजक हैं एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल, खुशहाल किसान। नमस्कार, स्वागत है आपका गांव किसान में। आपके साथ मैं हूं अंटू सिंह। हाजिर हैं गांव किसान के एक नए एपिसोड और नई जानकारियों के साथ। गांव किसान में हमारा प्रयास होता है कि खेती किसानी, पशुपालन से संबंधित ऐसी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएं जिससे खेती किसानी आपके लिए लाभकारी हो सके। तो आइए शुरुआत करते हैं गांव किसान की। हमेशा की तरह सबसे पहले बात करेंगे खेती किसानी की, उसके बाद नजर डालेंगे हमारा पशुधन पर और अंत में दिखाएंगे कामयाब किसान की कहानी। खेती किसानी में आज हम आपको बताएंगे नए कृषि कानूनों के बारे में। सरकार का लगातार प्रयास है कि हमारे किसानों की आय में वृद्धि हो, उन्हें अपनी उपज का अधिक दाम मिल सके और साथ ही साथ नए विकल्प उनके सामने हो। इसको देखते हुए 3 नए कृषि कानून लाए गए हैं ताकि किसानों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सके। तो आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। किसानों की हितैषी केंद्र सरकार किसानों को हर ओर से सुरक्षा दे रही है, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, किसान मानधन योजना हो या फिर कृषि उपकरणों पर दी जाने वाली सब्सिडी। सरकार का एक ही लक्ष्य है कि अन्नदाता बिना किसी बाधा की खेती कर सके। इन तमाम योजनाओं के बावजूद सरकार ने किसानों के हित में कृषि कानून की सौगात देकर प्रशंसनीय पहल की है। सरकार ने अपने प्रयासों में 4 चांद लगाते हुए देश में कृषि क्षेत्र में कायाकल्प और किसानों की आय बढ़ाने के लिए 3 नए कृषि कानून लाए गए। ये कानून खेती किसानी में आ रही कमियों को दूर तो करते ही हैं, साथ ही किसानों को पहले से अपेक्षा ज्यादा सहूलियत और स्वतंत्रता भी देते हैं, जिससे किसान के द्वारा किए गए श्रम का उन्हें सही दाम मिल सके। ये तीनों कानून हैं किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा, किसान सशक्तिकरण और संरक्षण, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर करार, आवश्यक वस्तु संशोधन कानून। किसान उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा कानून के तहत किसान बेहतर दाम पर अपने कृषि उपज को अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकता है। इसमें किसान मंडी या मंडी के बाहर मिल, होटल या एक्सपोर्टर को उत्पाद बेच सकता है। इस सुविधा से संभावित खरीदारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इसके साथ ही किसानों के हित में एक और अहम बात यह है कि किसान अपनी फसल का सौदा अपने राज्य ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी कर सकेंगे। इसके लिए ये जरूरी पक्ष है कि किसान जिस व्यापारी को उपज बेच रहे हैं वो लाइसेंसी हो या उनका पैन कार्ड होना अनिवार्य है। लाइसेंसी या पैन नंबर होने से किसानों से होने वाली धोखाधड़ी से बचा जा सकता है। साथ ही किसी विवाद की स्थिति में व्यापारी के दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई करना भी आसान हो जाएगा। वहीं इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसान अपने राज्य में व्यापार के साथ अन्य राज्यों में भी फसल बेच सकते हैं। इस तरह इस कानून से किसानों को देश भर में अपनी उपज बेचने से वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। उपज बेचने में किसानों को किस तरह की सहूलियत हो रही है, आइए जानते हैं खुद किसानों से। इस कंपनी के माध्यम से हमने 538 फार्मर संगठित करके और इंडिविजुअल जो जुड़े वाले फार्मर है उनको लेके लगभग 3,000 फार्मर हमसे जुड़े वाले, इनके साथ हम काम कर रहे हैं। और किसान का ये जो अभी कायदा आया है ये पीएमसी के बाहर जो हम काम करेंगे तो इसके ऊपर हमें सेस देना नहीं पड़ेगा, तो ये बहुत हमें क्रांतिकारी लगा। हिंगोली जिले के किसान भगवान भालेराव भी इस कंपनी के माध्यम से अपनी उपज सीधे खरीदारों को बेचते हैं। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया से उन्हें परिवहन लागत और समय बचाने में मदद मिली। इससे पहले एपीएमसी में किसानों को उपज बेचने के लिए पूरा दिन लगाना पड़ता था। जो केंद्र सरकार ने कायदा किया है वो जो हमारे वहाँ किसानों को कुछ कंपनियाँ दिए वाले है, ये कंपनी में हमारा मार्केट कमेटी से वहाँ थोड़ा ज़्यादा फायदा हो रहा है। मार्केट कमेटी में माल डालने से हमारा थोड़ा नुकसान होता था,
कुछ देर लगता था माल बेचने को, वहाँ वैसा कोई नहीं है। माल हमारा जल्दी बेचता है, जल्दी पैसे मिलते हैं, वो हमारा कमीशन नहीं काटते वहाँ। ये ऐसे फायदे हैं छोटे छोटे। किसान अब बेहतर दाम पर उपज को अपनी पसंद के स्थान पर बेच सकता है। मंडी या मंडी से बाहर मिल, होटल या एक्सपोर्टर को उत्पाद बेचने की सुविधा। किसान अपनी फसल का सौदा अन्य राज्यों में भी कर सकेंगे। इससे वन नेशन वन मार्केट की अवधारणा को बढ़ावा मिलेगा। इस कानून के तहत किसानों को सुविधा होगी कि वो अपनी उपज से खाद्य उत्पाद बनाने वाली कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ उपज की बिक्री के लिए सीधे करार या व्यवसायिक समझौता कर सकें। नए कृषि कानूनों से किसान अपनी उपज पर लगी बिक्री संबंधी पाबंदियों से मुक्त हो जाएंगे। किसानों को अपनी उपज कहीं भी और किसी भी व्यापारी को बेचने की स्वतंत्रता मिलने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान को किसी भी तरह से पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। इस तरह की खेती में लगने वाली पूंजी को वहन वही करता है जिसके साथ अनुबंध किया गया हो। इसमें कोई कंपनी या फिर कोई व्यक्ति किसान के साथ अनुबंध करता है, जिसके तहत किसान द्वारा उगाई गई फसल विशेष को कॉन्ट्रैक्टर एक तय दाम में खरीदेगा। इसमें खाद बीज से लेकर सिंचाई और मजदूरी का सारा खर्च कॉन्ट्रैक्टर देता है। कॉन्ट्रैक्टर ही किसान को खेती के तरीके बताता है। इस तरह के अनुबंध में फसल की क्वालिटी, मात्रा और उसके डिलीवरी का समय फसल उगाने से पहले ही तय हो जाता है। अनुबंध होने के बावजूद जमीन पर मालिकाना हक किसान का ही होगा। इसके अलावा कृषि उपज के दामों में उतार चढ़ाव से किसानों की रक्षा होगी। अनुबंध खेती में सब कुछ लिखित करार होगा, जिसमें किसान को किसी भी तरह की बाध्यता नहीं है। किसान अपनी मर्जी से करार करेगा। यदि किसी प्रकार की समस्या आती है तो वो किसान अनुबंध का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुबंध तोड़ने पर किसानों को किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। जब भी खरीदार सौदे से मुकरता है तो उसे पेनल्टी देनी होगी, जो सीधा किसानों को ही मिलेगी। इस कानून के तहत किसानों को कंपनियों, थोक और फुटकर विक्रेताओं और निर्यातकों के साथ बिक्री के लिए सीधे करार की सुविधा। व्यापारी को बेचने की स्वतंत्रता मिलने के बावजूद न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रणाली जारी रहेगी। कॉन्ट्रैक्ट खेती में किसान को किसी भी तरह से पैसा नहीं खर्च करना। अनुबंध खेती में किसानों को किसी भी तरह की बाध्यता नहीं। अनुबंध का पालन न करने पर व्यापारी को देनी होगी पेनल्टी। इसके अलावा एक और खुशी की बात है कि अब किसान प्रसंस्करण के लिए काफी मात्रा में कृषि उत्पादों का भंडारण कर सकते हैं, ताकि वे निर्बाध रूप से अपने उपज का मूल्य संवर्धन कर सकें। इससे जल्द खराब हो जाने वाली उपज की बर्बादी रुकेगी और किसानों व देश को बड़े पैमाने पर धन की बचत होगी। ठेके पर खेती कराने में अगर खरीदार और किसान के बीच कोई विवाद पैदा होता है तो इसे विवाद समाधान प्रणाली के जरिए सुलझाया जाएगा। यह प्रणाली जिला कलेक्टर के अंतर्गत कार्य करेगी। खेती किसानी में अभी आपने जाना कृषि कानूनों के बारे में। इसी के साथ ही यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे हमारा पशुधन की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल? मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल? कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद? किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और अब बात हमारा पशुधन की। हमारा पशुधन में हर बार हम आपको पशुपालन से संबंधित नई नई जानकारियां देते हैं और आज इसी कड़ी में हम बात करेंगे भैंस पालन के बारे में। जी हाँ, भैंस पालन में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप अपने पशुओं के आहार पर विशेष ध्यान दें ताकि दूध की मात्रा को बढ़ाया जा सके और आपके पशु स्वस्थ रहें। तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी ये रिपोर्ट। भैंस एक मुख्य दुधारू पशु है।
ज्यादातर डेयरी उद्योग के लिए देश में गाय और भैंस को ज्यादा महत्व दिया जाता है। भारत में अगर भैंसों की बात की जाए तो यहाँ 3 तरह की नस्लें ज्यादा लोकप्रिय है, जिसमें मुर्रा, मेहसाना और सुरती प्रमुख हैं। मुर्रा भैंसों की प्रमुख ब्रीड मानी जाती है। भारत में भैंसों का प्रमुख उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में किया जाता है और दुग्ध व मांस में उपयोग होती है। इसलिए आमतौर पर भैंसों की खिलाई पिलाई में हरा चारा, कृषि उत्पाद, भूसा और खली आदि का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा भैंसे गायों की अपेक्षा ज्यादा वसा, कैल्शियम, फास्फोरस, प्रोटीन, अप्रोटीन, नाइट्रोजन का उपयोग करने में सक्षम होती है। इसलिए इनसे दूध का उत्पादन भी ज्यादा मिलता है। भारत से दूध उत्पादन का लगभग 54% हिस्सा भैंसों से आता है। दूध की मात्रा और गुणवत्ता के कारण ही भैंस पालन काफी लोकप्रिय है। भैंस पालन से भरपूर दूध उत्पादन लेने के लिए आहार पर खास ध्यान देना होता है। भैंस के आहार में सूखा व हरा दोनों तरह का चारा दिया जाता है। यदि चारे में नमी की मात्रा 10 से 12% से कम है तो वो सूखे चारे की श्रेणी में आता है। इसमें गेहूं का भूसा, धान का पुआल, ज्वार, बाजरा शामिल है। वहीं चारे में नमी की मात्रा 60 से 80% होती है तो वो हरे चारे में आता है। इसके अलावा दुधारू पशुओं को दलहनी चारा देकर प्रोटीन की मात्रा पूरी की जाती है। वहीं बिना दलहनी चारे में ज्वार, बाजरा, मक्का, जई, अगोला आते हैं। इसके अलावा पशुओं को दाना भी दिया जाता है, जिसमें सरसों की खल, बिनौला की खल, मूंगफली की खल, सोयाबीन की खल और सूरजमुखी की खल आते हैं। इनमें प्रोटीन की मात्रा 1 से 8% तक होती है। साथ ही सभी प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, धान का चोखा, चावल की पॉलिश भी दिया जाता है। भैंस को एक दिन में करीब 4 किलो दाना, 3 किलो गेहूं का भूसा, 15 से 20 किलो हरा चारा लगता है। संतुलित दाना बनाने के लिए मक्का, जौ, गेहूं, बाजरा की लगभग 35% मात्रा, सरसों की खल, मूंगफली की खल, बिनौला की खल, अलसी की खल की करीब 32 किलो मात्रा, इनमें से कोई एक खली को दाने में मिला सकते हैं। इसके अलावा चोकर करीब 35 किलो और करीब 1 किलो नमक मिलाकर बना सकते हैं। सर्दी का मौसम चल रहा है, ऐसे में जरूरी हो जाता है पशुपालक अपने पशुधन की बेहतर देखभाल करें। सर्दियों में पशुओं के लिए जूट के बोरे जैसे चीजों को उपयोग कर सकते हैं, जिससे पशुओं को गर्माहट मिले और ठंड दूर रहे। पशुपालक ज्वार या बाजरे की टाट बांधकर हवा और सर्दी से बचाव कर सकते हैं। दिन में जहां तक संभव हो खुले में पशुओं को धूप में ही बांधें, जिससे शरीर का तापमान नियंत्रित रहे। पशुओं के गोबर और मूत्र निकास की भी उचित व्यवस्था रखें, जिससे उन्हें सूखी और साफ सुथरी जगह मिले। छोटे पशुओं को ठंड से बचाने के लिए सुबह शाम टाट की पल्ली उड़ा सकते हैं। इसके साथ ही पशु के बैठने के स्थान पर पराली बिछा दे, जिससे वो सीधे फर्श के संपर्क में न आए। पशुओं को पीने के लिए ताज़ा और गुनगुना पानी दें। पशु को करीब 50 से 60 ग्राम तक नमक जरूर खिलाएं, जिससे उनमें खनिज पदार्थ की कमी नहीं होगी और दूध उत्पादन भी अच्छा मिलेगा। साथ ही पशुओं को गुड़ और दलिया भी दिया जा सकता है। पशु में बीमारी के लक्षण दिखाई देने पर पशु चिकित्सक से परामर्श लें। हमारा पशुधन में आज हमने बात की भैंस पालन में आहार की भूमिका के बारे में। इसी के साथ ही वक्त हो गया है इस माह के पशुपालक कैलेंडर का। पशुओं का सर्दी से बचाव का उचित प्रबंध करें। रात में पशुओं को अंदर गर्मी वाले स्थान जैसे कि छत के नीचे या घास फूस की छप्पर तले बांधें। मुंहपका खुरपका रोग, गलघोटू, भेड़ चेचक, फड़किया रोग आदि के टीके यदि अभी भी नहीं लगवाए हों तो कृपया समय रहते लगवा लें। पशुओं को खनिज लवण मिश्रण निर्धारित मात्रा में दाने या बांटे में मिलाकर दें। पशु आहार में हरे चारे की मात्रा नियंत्रित ही रखें व सूखे चारे की मात्रा बढ़ाकर दें, क्योंकि हरे चारे को अधिक मात्रा में खाने से पशुओं में दस्त इत्यादि की समस्या हो सकती है।
यदि इस समय वातावरण में बादल नहीं है और पशुओं को खिलाने के पश्चात अतिरिक्त हरा चारा बचा हुआ हो तो उसे छाया में सुखाकर हे यानी सूखी घास के रूप में संरक्षित करें। बिजाई के 50 से 55 दिन के बाद बरसीम एवं 55 से 60 दिन बाद जई के चारे के लिए कटाई करें। इसके पश्चात बरसीम की कटाई 25 से 30 दिन के अंतराल पर करते रहें। तो ये था इस माह का पशुपालक कैलेंडर। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कामयाब किसान की। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें गांव किसान। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं गांव किसान और अब बात करते हैं कामयाब किसान की दास्तां की। कामयाब किसान की दास्तां में आज की कहानी बहुत विशेष है क्योंकि ये कहानी है एक कामयाब महिला किसान की जिनका नाम है मोनिका चौधरी और इन्होंने मशरूम पालन को अपनाकर कामयाबी हासिल की, साथ ही अन्य महिला किसानों के लिए उदाहरण भी बनी। तो आइए देखते हैं मोनिका चौधरी की कामयाबी की कहानी। कृषि आज व्यावसायिक रूप ले चुकी है। यही वजह है कि युवा वर्ग इस ओर रुझान ले रहा है और नौकरी के विकल्प को छोड़कर कृषि का विकल्प अपना रहे हैं। ऐसी ही है आज की सफल महिला किसान मोनिका चौधरी। खेती किसानी से कोई ताल्लुक न होने के बावजूद मोनिका ने इस राह को चुना और सफलता भी पाई। मशरूम की खेती करने से पहले मोनिका एक कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छी खासी सैलरी पर नौकरी करती थी, लेकिन मोनिका ने 1 साल पहले नौकरी को अलविदा कहा और मशरूम की खेती करना शुरू किया। उच्च शिक्षा लेने के बाद मोनिका चौधरी एक निजी कंपनी में नौकरी कर रही थी और खेती से कुछ अलग करने के विचार को साकार रूप देने के लिए मोनिका नौकरी छोड़ मशरूम के उत्पादन में जुट गई। 1 साल पहले ही मोनिका ने मशरूम की खेती करना शुरू किया। हालांकि परिवार ने शुरू में कुछ संदेह जताया कि शायद मोनिका अपने इस फैसले से जल्द ही ऊब जाएगी और वापस उसी सेक्टर में चली जाएंगी जहां से वे आई हैं। लेकिन मोनिका के मजबूत इरादे और मेहनत ने उनकी राह को मुड़ने नहीं दिया और उन्होंने इसी में अपना भविष्य बनाने की ठानी। मोनिका के लिए मशरूम उत्पादन का काम नया था, इसलिए मोनिका ने इसके लिए बाकायदा सोलन में मशरूम उत्पादन का प्रशिक्षण लिया। इसके बाद बारी आई इस प्रशिक्षण में सिखाए गए तरीकों को सजीव करने की। वो बताती हैं कि उन्होंने अपने घर के पास ही जगह को तलाश किया और लग गईं उसे तैयार करने में। करीब 1 महीने की मशक्कत के बाद उन्होंने मशरूम उत्पादन के लिए कमरे को तैयार कर लिया, जिसमें मशरूम के बैग को लटकाने के लिए विधिवत व्यवस्था की गई। सबसे पहले इन्होंने ऑयस्टर मशरूम का उत्पादन करना शुरू किया, जो लोगों में काफी पसंद किया जाता है। मशरूम के अच्छे विकास के लिए तापमान और नमी का खास ख्याल रखना होता है। उसके लिए मोनिका प्राकृतिक तरीकों का इस्तेमाल करती हैं। आज से 1 साल पहले मैंने जब मशरूम का काम शुरू किया था, उससे पहले मैं एक 6 फिगर सैलरी वाली कॉर्पोरेट जॉब में काम करती थी। जब मैंने ये काम स्टार्ट किया तो ना सिर्फ मेरे दोस्त पर मेरे घर वालों को ऐसा लगने लगा कि मैं कुछ अजीब काम कर रही हूँ और मैं बहुत जल्दी इससे शायद बोर हो जाऊँगी। पर आज 1 साल के बाद इस बात को लेके मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मेरे पास ज़्यादातर लोग जो आते हैं उसमें 80 to 90% औरतें हैं। वो औरतें हैं जो या तो अपने करियर में ब्रेक लेके कुछ करना चाहती हैं, वो औरतें हैं जो आज तक शायद कभी कुछ कर नहीं पाई हैं और उनको अपने करियर को बिल्ड करना है, पर उनको इस तरीके से बिल्ड करना है कि उसके अंदर कुछ मीनिंगफुल हो, उसके अंदर कुछ वैल्यू एडिशन हो। मैंने मशरूम उगाने की ट्रेनिंग डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च सोलन से ली थी और ये ट्रेनिंग मैंने पिछले साल अप्रैल में ली थी।
ट्रेनिंग लेके आने के बाद मैंने ये सोचा कि मुझे कहाँ पर अपना फार्म सेटअप करना है। तो मैंने अपने घर के पास एक पहले जगह आइडेंटिफाई करी, ढूंढी, और उस जगह पर हमने सबसे पहले ये कमरा तैयार किया था। इस कमरे को कंस्ट्रक्शन करने में पूरा हमें 1 महीना लग गया। हमने इस कमरे को तैयार किया। इसके अंदर जैसे आप देख सकते हो ये लटका के मशरूम ग्रो करने के लिए पूरे हैंगिंग्स तैयार करे। उसके बाद हम लोगों ने बैग्स तैयार करने शुरू करे। बैग्स तैयार होने के बाद जब उनका स्पॉन रन कंप्लीट हुआ तो उनको इस कमरे में लेके आए, और यहाँ पर इस तरीके से आप देख सकते हो कि इसकी अपनी फ्रूटिंग होती है। पिछले 1 साल से मैं ओयस्टर मशरूम कर रही हूँ, और बहुत अच्छा रिस्पांस है मुझे मार्केट में ओयस्टर मशरूम से। हालांकि नॉर्थ में बटन मशरूम बहुत पॉपुलर है, लोग बटन मशरूम खाते हैं, पर मैंने अपने पिछले 1 साल के एक्सपीरियंस में ये देखा है कि लोगों को ओयस्टर मशरूम का टेस्ट भी बहुत पसंद आ रहा है। और मुझे बहुत ज़्यादा मशरूम सुखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं जितना फ्रेश मशरूम निकालती हूँ मेरा ज़्यादातर फ्रेश मशरूम ही बिक जाता है, और लोग काफ़ी पसंद करते हैं इसको, और इससे अलग अलग डिशेस बनाते हैं। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये हमारा ग्रोइंग रूम है। यहाँ पर हम जैसे कि आप देख सकते हो ओयस्टर मशरूम्स की फ्रूटिंग हो रही है। मोनिका ने अपने इन अनुभवों को खुद तक सीमित नहीं रखा है, वो इन अनुभवों को दूसरों को प्रशिक्षित करके बांटती हैं। वो बताती हैं कि जो भी महिलाएं यहाँ प्रशिक्षण लेने आती हैं, वो बड़ी शिद्दत से सीखती और श्रम देती हैं। करीब 15 दिन बाद ये महिलाएं खुद ही मशरूम उत्पादन करने के लिए तैयार हो जाती हैं। मोनिका मानती हैं कि मशरूम का व्यवसाय छोटी सी जगह से शुरू किया जा सकता है। एक ओर जहां इससे आप आत्मनिर्भर बनेंगे, वहीं दूसरी ओर आपको इस बात का सुकून रहेगा कि आप लोगों को पोषण से भरपूर विकल्प दे रहे हैं। तो ये थी कामयाब किसान मोनिका चौधरी की कामयाबी की कहानी। आशा करते हैं कि उनके जीवन की इस कहानी को देखकर आप भी जरूर कुछ न कुछ सीख लेंगे। इसी के साथ ही आज के गांव किसान में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।